सक्सेस पोर्टल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं धर्मेंद्र। आज की इस क्लास में हम लोग करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने अगस्त 2024 में लद्दाख में कितने नए जिले घोषित किए हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 5 नए जिले। दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह जी ने अगस्त 2024 में लद्दाख में 5 नए जिले घोषित किए हैं। आइए लद्दाख के बारे में थोड़ा और जानकारी देखते हैं। लद्दाख में 5 नए जिले हैं, चांगथांग, नुब्रा, द्रास, जास्कर और शाम। लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में पहले से 2 जिले हैं जिनका नाम है लेह और कारगिल। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य से अलग होकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बना। 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया और यहाँ से 370 की धारा को समाप्त कर दिया। जम्मू कश्मीर से 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बने, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। लद्दाख की राजधानी लेह बनाई गई, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। 31 अक्टूबर को सरदार पटेल जी की जयंती मनाई जाती है। सरदार पटेल देश के पहले गृह मंत्री थे और आज़ादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने ही देशी रियासतों का एकीकरण किया था। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाई जाती है। और इसीलिए केंद्र सरकार ने सरदार पटेल जी की याद में 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य का विभाजन करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख नाम के 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी लेह है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। लद्दाख क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश भी है। लद्दाख की राजधानी लेह देश का दूसरा सबसे बड़ा जिला है, जबकि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख के वर्तमान उपराज्यपाल की बात करें तो BD मिश्रा जी हैं। लद्दाख की सीमा की अगर बात करें तो लद्दाख की सीमा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन 3 देशों से मिलती है। आइए यहाँ मैप पर हम लोग देखते हैं इसके बारे में। ये लद्दाख है हमारा केंद्र शासित प्रदेश। लद्दाख की सीमा अगर यहाँ से देखी जाए तो ये पाकिस्तान से मिलती है, यहाँ पर देखेंगे तो ये अफगानिस्तान, और ये सीमा लद्दाख की देखी जाए यहाँ से यहाँ तक तो चीन से मिलती है। तो पाकिस्तान 1 हो गया, अफगानिस्तान 2 हो गया और चीन 3 देश। लद्दाख की सीमा 3 देशों से मिलती है, यानी 3 देशों के साथ लद्दाख अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। अगर लद्दाख की बात करें तो किन भारतीय राज्यों के साथ या केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लद्दाख अपनी सीमा साझा करता है, तो यहाँ पर देखते हैं तो जम्मू एंड कश्मीर से अपनी सीमा साझा करता है, और ये वाली सीमा देखते हैं तो हिमाचल प्रदेश से अपनी सीमा साझा करता है। अर्थात लद्दाख भारत के 2 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अपनी सीमा साझा करता है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और राज्य हिमाचल प्रदेश। 3 सबसे बड़े जिलों की अगर बात की जाए तो देश के 3 सबसे बड़े जिले हैं। इसके लिए एक हमारा फॉर्मूला है कलेजा बड़ा होना चाहिए आपका, कलेजा। इससे हम तीनों देश के सबसे बड़े जिलों के नाम याद रख सकते हैं। पहला हो जाएगा कच्छ गुजरात का जिला है। कच्छ हमारे देश का सबसे बड़ा जिला है। दूसरा है लेह के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा है। लेह जिला लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है। तीसरा सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर राजस्थान का जिला है। तो 3 हमारे बड़े जिले हो गए,
कलेजा से बनेगा कच्छ, गुजरात का जिला। दूसरा है लेह, लद्दाख का जिला। तीसरा है जैसलमेर, राजस्थान का जिला। कच्छ, लेह और जैसलमेर पहला, दूसरा और तीसरा 3 हमारे सबसे बड़े जिले हैं। आइए देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने घोषणा करते हुए कि अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, जो अंग्रेजों की दास्ता का अनुसरण कराता है, इसका नाम बदल करके केंद्र सरकार ने क्या कर दिया है? इसका नाम बदल करके श्री विजयपुरम, या कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा श्री विजयापुरम। तो अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर केंद्र सरकार ने श्री विजयापुरम कर दिया गया है, या विजयपुरम कर दिया गया है। अंडमान निकोबार के बारे में हम लोग देखते हैं। अंडमान निकोबार हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल करके अब क्या कर दिया गया है? श्री विजयपुरम। अंडमान निकोबार की बात करें तो अंडमान निकोबार में ही हमारे देश का सबसे बड़ा द्वीप स्थित है जिसका नाम है मिडिल अंडमान। मिडिल अंडमान या इसी को मध्य अंडमान कहा जाता है। मध्य अंडमान भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। अंडमान निकोबार की बात करें तो अंडमान और निकोबार में 2 द्वीप समूह हैं। ऊपर वाला अंडमान कहलाता है और नीचे वाला निकोबार। अंडमान निकोबार की बात करें तो ये 2 द्वीप समूहों में विभाजित है। 10 डिग्री चैनल, ये 10 डिग्री चैनल है। ये अंडमान और निकोबार 2 द्वीप समूहों को अलग अलग विभाजित करता है। उत्तर वाले को अंडमान और नीचे वाले को निकोबार। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार दोनों द्वीप समूहों को अलग अलग करता है। अंडमान और निकोबार की बात करें तो यहाँ पर ग्रेट निकोबार है। ग्रेट निकोबार द्वीप पर ही हमारा सबसे दक्षिणी बिंदु, जिसको हम लोग इंदिरा पॉइंट कहते हैं, इंदिरा पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट, पिगमिलियन, ये ग्रेट निकोबार यानी वृहत निकोबार द्वीप पर स्थित है। और यहीं पर वृहत चैनल, यह ग्रेट चैनल जिसे कहते हैं। ग्रेट चैनल क्या करता है? ग्रेट निकोबार को इंडोनेशिया देश से अलग करता है। अगर अंडमान निकोबार के उत्तर में बात करें तो यहाँ पर मौजूद कोको चैनल भारत के अंडमान निकोबार को म्यांमार से अलग करता है। अर्थात कोको चैनल म्यांमार को अलग करता है भारत के अंडमान निकोबार से, और वृहत चैनल ग्रेट निकोबार को या अंडमान निकोबार को अलग करता है इंडोनेशिया से। और 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। श्री विजयपुरम अंडमान निकोबार के दक्षिणी अंडमान द्वीप पर स्थित राजधानी है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित 3 द्वीपों के नाम बदल दिए थे। उसमें से पहला द्वीप था राजद्वीप, जिसका नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया था। हैवलॉक द्वीप, जिसका नाम बदलकर स्वराज द्वीप कर दिया गया था। नील द्वीप, जिसका नाम बदलकर शहीद द्वीप कर दिया गया था। उसके बाद केंद्र सरकार ने एक और निर्णय लिया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेता सैनिकों के नाम पर रखा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? तो कोलकाता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। कई बार ये क्वेश्चन पेपरों में पूछ चुका है। 1872 में गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो की हत्या भी पोर्ट ब्लेयर में कर दी गई थी। अर्थात अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा जो है सैंडल पीक अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है।
और बात करें अंडमान निकोबार में ही एक बैरन द्वीप ज्वालामुखी स्थित है, जो दक्षिणी एशिया का और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत भी है। हमारा तीसरा प्रश्न है, 17 सितंबर 2024 को आम आदमी पार्टी के किस नेता को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया गया है? तो अभी हाल ही में अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, उन्हें जेल में बंद कर दिया गया था, और जैसे ही वो जेल से बाहर आए उन्होंने निर्णय लिया कि हम मुख्यमंत्री का पद धारण नहीं करेंगे, और आम आदमी पार्टी की प्रमुख नेता आतिशी मारलेना को नया मुख्यमंत्री घोषित किया है। बात करते हैं भारत में महिला मुख्यमंत्रियों की, तो आतिशी मारलेना दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, अर्थात आतिशी मारलेना तीसरी महिला मुख्यमंत्री हैं। देश की बात करें तो आतिशी मारलेना 17वीं महिला मुख्यमंत्री हैं, अर्थात इनको मिलाकर के देश में अभी तक 17 महिला मुख्यमंत्री बनाई जा चुकी हैं। और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कार्यरत दूसरी महिला मुख्यमंत्री हैं। पहली महिला मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी हैं, जो वर्तमान में कार्यरत हैं, और दूसरी महिला मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना हो गई हैं, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी हैं। देश में पहली महिला मुख्यमंत्री कब बनी थी? तो 1963 में उत्तर प्रदेश में सुचेता कृपलानी देश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी, और उत्तर प्रदेश की भी पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। भारत का दूसरा नौसैनिक अड्डा INS जटायु लक्षद्वीप के किस द्वीप पर स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिनिकॉय द्वीप पर अभी हाल ही में भारत का दूसरा समुद्र में स्थित नौसैनिक अड्डा INS जटायु लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप पर स्थापित। INS जटायु दूसरा नौसैनिक अड्डा है, तो पहला नौसैनिक अड्डा हमारा कौन सा था? INS द्वीपरक्षक कावरत्ती द्वीप पर 2012 में स्थापित किया गया था। लक्षद्वीप की बात करते हैं तो लक्षद्वीप की राजधानी कावरत्ती है। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। एंडरॉथ द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप वलयाकार प्रवाल भित्तियों से निर्मित द्वीप है। यहाँ पर वलयाकार प्रवाल भित्तियाँ या इसको एटॉल रीफ भी कहा जाता है, इन प्रवाल भित्तियों से निर्मित द्वीप है। लक्षद्वीप की बात करते हैं तो लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, जिसकी राजधानी कावारत्ती है। लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप का मिनिकॉय द्वीप दक्षिण में मालदीव से, लक्षद्वीप का मिनिकॉय द्वीप दक्षिण में मालदीव से 8 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है। इसकी बात करें तो 9 डिग्री चैनल, यहाँ पे 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप को अन्य द्वीपों से अलग करता है। जैसा कि हमने बताया, लक्षद्वीप एटॉल द्वीप यानी वलयाकार प्रवाल भित्तियों से निर्मित द्वीप है। तो प्रवाल भित्तियों की बात करें तो 3 प्रकार की प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। एक वलयाकार प्रवाल भित्ति पाई जाती है, जो भारत के लक्षद्वीप में मिलती हैं। दूसरी है तटीय प्रवाल जो अंडमान और निकोबार द्वीप में मिलती हैं। और तीसरी प्रकार की प्रवाल भित्तियाँ होती हैं अवरोधक प्रवाल भित्तियाँ। अवरोधक प्रवाल जो है भारत में नहीं पाए जाते। अवरोधक प्रवाल भित्ति जिनको बैरियर रीफ कहा जाता है, तो विश्व की सबसे बड़ी बैरियर रीफ जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है, ये ऑस्ट्रेलिया में मिलती है। हमारा 5वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस तहसील को प्रदेश का 76वां जिला बनाने की कवायद शुरू की गई है?
अभी प्रदेश सरकार ने इसको 76वां जिला घोषित नहीं किया है, लेकिन बनाने का कार्य प्रगति पर है। प्रदेश का 76वां जिला बनेगा फरेंदा तहसील। उत्तर प्रदेश की सरकार ने महाराजगंज की फरेंदा तहसील को प्रदेश का 76वां जिला बनाने की कवायद शुरू की है। अगर सब कुछ ठीक रहा और राज्य सरकार, केंद्र सरकार इसको मंजूरी देती है तो फरेंदा तहसील यानी फरेंदा जिले के रूप में उत्तर प्रदेश का 76वां जिला बन जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य की बात करें तो ये 75 जिलों के साथ देश का सर्वाधिक जिलों वाला राज्य है। 2011 की जनगणना के हिसाब से अगर देखें तो पूरे देश में कुल 640 जिले थे, लेकिन 21 अगस्त 2024 तक देश में देखा जाए तो लगभग 800 जिले बनाए जा चुके हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 16 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन की शुरुआत किन दो शहरों के बीच की है? तो देश की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन अहमदाबाद से भुज के बीच शुरू की गई है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। देश की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन की बात करें तो इसे नमो भारत रैपिड ट्रेन, इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? नमो भारत रैपिड ट्रेन नाम से भी बुलाया जाएगा। यह ट्रेन अंतर शहर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए तैयार की गई है। ये जो नई मेट्रो ट्रेन नमो भारत रैपिड ट्रेन चलाई गई है, इसे अंतर शहर कनेक्टिविटी अर्थात इंटरसिटी, अभी तक जितनी मेट्रो ट्रेनें चलती हैं वो किसी एक जिले के अंतर्गत ही चलती हैं, किसी एक जिले को या किसी एक शहर को ही कवर करती हैं। लेकिन ये नमो भारत रैपिड ट्रेन या नमो मेट्रो ट्रेन, वंदे मेट्रो ट्रेन जो होगी, ये एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ने वाली मेट्रो ट्रेन होगी। देश की बात करें तो देश में पहली मेट्रो ट्रेन 1984 में कोलकाता में चलाई गई थी। अगर यूपी की बात करें तो यूपी की पहली मेट्रो ट्रेन लखनऊ में चलाई गई थी। लखनऊ में उत्तर प्रदेश की राजधानी। हमारा अगला प्रश्न है, 27 सितंबर 2024 को विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया। 2024 में इस दिवस की थीम, विश्व पर्यटन दिवस की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी पर्यटन और शांति। 27 सितंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष इसकी थीम पर्यटन और शांति, टूरिज्म एंड पीस थी। अगला प्रश्न है, विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 2024 में इस दिवस की थीम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन थी। ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में आयोजित किया गया था। ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि ओजोन परत हमारी पृथ्वी पर सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकती है। अल्ट्रावायलेट किरणें यदि पृथ्वी पर आ जाएंगी तो उनसे बहुत सारी घातक बीमारियां पृथ्वी पर जीव जंतुओं में, इंसानों में उत्पन्न होगी। सबसे ज़्यादा घातक बीमारी जैसे त्वचा कैंसर और बहुत सी रेडिएशन से उत्पन्न होने वाली आँख से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। अगर ओजोन परत की बात करें तो ये ओजोन परत क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में पाई जाती है। ओजोन परत को नष्ट करने वाली सबसे घातक गैस कौन सी है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। पृथ्वी के वायुमंडल को देखते हैं तो पृथ्वी से सबसे नज़दीक की परत ट्रोपोस्फीयर कहलाती है, फिर दूसरी परत स्ट्रेटोस्फीयर कहलाती है, उसके बाद मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर कहलाती है। तो हमारी ओजोन परत पाई जाती है वो ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर, क्षोभ मंडल और समताप मंडल। समताप मंडल के बीच में ओजोन परत पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, US ओपन 2024 में पुरुष एकल प्रतियोगिता का विजेता कौन रहा? तो ये प्रतियोगिता जीतने वाले जेनिक सिनर इटली के हैं।
इटली के जैनिक सिनर ने यूएस ओपन 2024 की पुरुष एकल प्रतियोगिता में टेलर फ्रिट्ज को हराकर यह प्रतियोगिता जीत ली। वह यूएस ओपन जीतने वाले इटली के पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। जैनिक सिनर की बात करें तो सिर्फ यूएस ओपन ही नहीं जीता, इसके अलावा उन्होंने वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम, जिसे ऑस्ट्रेलियन ओपन कहा जाता है, और वर्ष का अंतिम ग्रैंड स्लैम, जिसे यूएस ओपन कहा जाता है, दोनों ही प्रतियोगिताएं अपने नाम करी हैं। इसके अलावा जो दो अन्य ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं हैं, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन, तो दोनों ही प्रतियोगिताएं स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने जीत ली। प्रतियोगिता के पुरुष एकल में विजेता रहे। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 की बात करें भारत के संदर्भ में, तो भारत के रोहन बोपन्ना ने ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेन के साथ ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल प्रतियोगिता में विजेता रहे हैं। भारत के रोहन बोपन्ना की बात करें तो 43 वर्ष और 329 दिन के खिलाड़ी ने सर्वाधिक आयु में किसी ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता को जीता है। ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताओं की बात करें तो टेनिस की 4 प्रतियोगिताएं ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता में शामिल की जाती हैं। देश की शुरुआत में यानी जनवरी फरवरी माह में ऑस्ट्रेलियन ओपन का आयोजन किया जाता है। मई के अंत और जून के प्रारंभ में फ्रेंच ओपन का आयोजन किया जाता है, जिसे रोलैंड गैरोस के नाम से भी जाना जाता है। जून और जुलाई में तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन ओपन का आयोजन किया जाता है, जिसे यूके ओपन भी कहा जाता है। ये घास कोर्ट पर खेली जाती है। अगस्त और सितंबर माह में यूएस ओपन अंतिम ग्रैंड स्लैम का आयोजन किया जाता है और ये हार्ड कोर्ट पर खेली जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है? गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश से गुजरता है, बिहार से गुजरता है और पश्चिम बंगाल से गुजरता है। झारखंड से नहीं गुजरता था। हमारा आंसर हो जाएगा झारखंड। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे 519 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे जो गोरखपुर उत्तर प्रदेश और सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल को जोड़ता है। ये 3 राज्यों से गुजरता है, उत्तर प्रदेश से, बिहार से और पश्चिम बंगाल से। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण में लगभग 32,000 करोड़ की लागत अनुमानित है और यह एक्सप्रेसवे दिसंबर 2025 तक पूरा होने का लक्ष्य रखा गया। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किस जिले में किया गया? पूर्वांचल में पहला सैनिक स्कूल बनाया जा रहा है और इसका उद्घाटन गोरखपुर में किया गया है। पूर्वांचल के पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन 7 सितंबर 2024 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा गोरखपुर जिले में किया गया है। बात करते हैं सैनिक स्कूलों की, तो देश का पहला महिला सैनिक स्कूल जो स्थापित किया गया उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन में। महिलाओं के लिए पहला सैनिक स्कूल मथुरा के वृंदावन में स्थापित किया गया। इसका नाम अगर देखा जाए तो सविंद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल रखा गया है। देश में सैनिक स्कूलों की बात करें तो देश में पहला सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 1960 में स्थापित किया गया था और उस समय मुख्यमंत्री थे संपूर्णानंद। देश का पहला सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 1960 में स्थापित किया गया था। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री संपूर्णानंद थे। हमारा अगला प्रश्न है, 2024 में हिंदी को राजभाषा के रूप में उपयोग करते हुए 75 साल पूरे हो गए हैं। राष्ट्रीय हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। इसीलिए 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है।
2024 में हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाए जाने के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। संविधान में अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाए जाने का प्रावधान किया गया है। विश्व हिंदी दिवस की बात करें तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा सितंबर 2024 में ऑपरेशन सद्भाव किन देशों की मदद के लिए चलाया गया है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, म्यांमार, लाओस और वियतनाम। भारत में सितंबर 2024 में तूफान यागी से प्रभावित 3 देशों की सहायता के लिए म्यांमार, लाओस और वियतनाम की सहायता के लिए ऑपरेशन सद्भाव की शुरुआत की। तूफान यागी दक्षिणी चीन सागर में विकसित हुआ था और इसका नामकरण जापान द्वारा किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, स्टैच्यू ऑफ यूनियन की स्थापना किस देश में की गई है? स्टैच्यू ऑफ यूनियन की स्थापना अमेरिका में की गई है। स्टैच्यू ऑफ यूनियन ये हनुमान जी की प्रतिमा है, हनुमान जी की प्रतिमा, जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनियन नाम दिया गया है। स्टैच्यू यूनियन इसलिए नाम दिया गया क्योंकि हनुमान जी राम और माता सीता को मिलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, इसीलिए उनकी प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ यूनियन नाम दिया गया है। ये 90 फीट ऊंची प्रतिमा है। अमेरिका के टेक्सास में श्री अष्टलक्ष्मी मंदिर में भगवान हनुमान जी की 90 फीट और मीटर में देखें तो 27 मीटर ऊंची प्रतिमा की स्थापना की गई है। इसे स्टैच्यू यूनियन नाम दिया गया है। और अमेरिका की बात करें तो ये अमेरिका की तीसरी सबसे ऊंची प्रतिमा बन गई है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 20 सितंबर 2024 को महाराष्ट्र के किस स्थान पर पीएम मित्रा पार्क या टेक्सटाइल पार्क का शिलान्यास किया है? तो इसका शिलान्यास मोदी जी ने अमरावती, महाराष्ट्र के अमरावती में किया। पीएम मित्रा पार्क, पीएम यानी प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपरेल पार्क नाम दिया गया है। देश में कुल 7 पीएम मित्रा पार्क स्थापित किए जाएंगे। ये 7 पीएम मित्रा पार्क देश के अलग अलग राज्यों के अलग अलग शहरों में स्थापित किए जाएंगे। देश की बात करें तो तमिलनाडु में एक बनेगा पीएम मित्रा पार्क, तमिलनाडु के विरुद्धनगर में। तेलंगाना में एक बनेगा, तेलंगाना के वारंगल में। गुजरात में बनेगा नवसारी में। कर्नाटक में बनेगा कालाबुरागी में। मध्य प्रदेश में बनेगा धार में। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की लखनऊ और हरदोई की सीमा पर बनेगा पीएम मित्रा पार्क। और महाराष्ट्र में, जहां पर अभी पीएम मोदी जी ने अमरावती में इसका शिलान्यास किया है। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनियों की सूची में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है? तो इसमें भारत की कुल 9 कंपनियां शामिल हैं। आइए देखते हैं 9 कंपनियों के बाद। 2024 में फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनियों की सूची में 9 भारतीय कंपनियां शामिल हैं। इस सूची की बात करें तो अमेरिका की वॉलमार्ट लगातार 11 वर्षों से शीर्ष स्थान प्राप्त कर रही है। टॉप 3 कंपनियों की बात करें तो पहले पर वॉलमार्ट है, अमेरिका की कंपनी। दूसरे पर अमेजॉन है, ये भी अमेरिका की कंपनी है। और तीसरे नंबर पर स्टेट ग्रिड है, ये चीन की कंपनी है। भारत की 9 कंपनियों की बात करें तो इन 9 कंपनियों पर शीर्ष स्थान पर रिलायंस इंडस्ट्रीज है, जो 500 कंपनियों में 86वें स्थान पर है। दूसरे स्थान पर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। भारत की कंपनियों में LIC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी 95वें स्थान पर आई है। तीसरे इंडियन ऑयल 116वें स्थान पर है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ने भारत की कंपनियों की बात करें तो 4थे स्थान पर और 500 कंपनियों की बात करें तो 178वां स्थान प्राप्त किया है। तेल और प्राकृतिक गैस निगम 180वें स्थान पर। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड 258 स्थान पर। टाटा मोटर्स 271 स्थान पर। HDFC बैंक तो
6 नंबर पे है। राजेश एक्सपोर्ट 473वें नंबर पर है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने भारत के पहले चावल एटीएम या राइस एटीएम, इसका दूसरा नाम है अन्नपूर्ति अनाज एटीएम को लॉन्च किया है? ये उड़ीसा सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। ये है उड़ीसा राज्य में स्थापित अन्नपूर्ति एटीएम या पहला चावल एटीएम। कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में स्थापित किया गया है। एटीएम की बात करें तो एटीएम का पूर्ण रूप होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। बहुत बार पेपरों में पूछा जाता है। देश का पहला अनाज एटीएम हरियाणा में स्थापित किया गया था। अनाज एटीएम की बात करें तो हरियाणा में, और चावल एटीएम की बात करें तो उड़ीसा राज्य में स्थापित किया गया है। इसी तरह से देश में गोल्ड एटीएम, देश का पहला गोल्ड एटीएम जिसे गोल्ड सिक्का एटीएम भी कहा गया, हैदराबाद, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थापित किया गया। देश के पहले यूपीआई एटीएम की स्थापना मुंबई में की गई है। ये पहला यूपीआई एटीएम जापान की हिटाची कंपनी के सहयोग से स्थापित किया गया है। हिटाची कहाँ की कंपनी है? जापान की है। और देश का पहला स्वास्थ्य एटीएम की बात करी जाए तो चारबाग रेलवे स्टेशन लखनऊ में स्थापित किया गया था। यहाँ पर 2 स्वास्थ्य एटीएम लगाए गए थे चारबाग रेलवे स्टेशन पर। अगला हमारा प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को विश्व का पहला कुष्ठ रोग मुक्त देश घोषित किया है? तो ये जॉर्डन को घोषित किया गया। WHO ने जॉर्डन को विश्व का पहला कुष्ठ रोग मुक्त देश घोषित किया है। जॉर्डन की बात की जाए तो पश्चिमी एशिया का देश है। इसकी राजधानी अम्मान है। कुष्ठ रोग को कोढ़ रोग भी कहा जाता है। यह एक संक्रामक बीमारी होती है जो माइक्रोबैक्टीरियम लिप्री नामक बैक्टीरिया से फैलती है। कुष्ठ रोग की जागरूकता के लिए प्रत्येक वर्ष 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की बात करें तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। 7 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो टेड्रोस अधानाम घेब्रेयेसस जी हैं। अगला हमारा प्रश्न है, पीएम मोदी जी ने 26 सितंबर 2024 को राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर लॉन्च किए हैं। यह सुपर कंप्यूटर निम्न में से किस शहर में नहीं लगाया जाएगा? 3 सुपर कंप्यूटर लॉन्च किए हैं, 3 अलग अलग शहरों में लगाए जाएंगे। एक लगेगा दिल्ली में, एक लगेगा पुणे में, एक लगेगा कोलकाता में। वाराणसी में कोई भी रुद्र सुपर कंप्यूटर लगाया नहीं जाएगा। ये परम रुद्र सुपर कंप्यूटर है। परम रुद्र सुपर कंप्यूटर शिवाय का उन्नत रूप है। अगर सुपर कंप्यूटर की बात करें तो सुपर कंप्यूटर की स्पीड किस में नापी जाती है? पीएफ में। पीएफ यानी पेटाफ्लॉप्स में कंप्यूटर की स्पीड या क्षमता मापी। अगला और हमारा 20वां प्रश्न है, ऑस्कर 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म की श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया है? तो इसके लिए हमारी भारतीय फिल्म होगी लापता लेडीज़। ये लापता लेडीज़ मूवी की पिक्चर है। लापता लेडीज़ ऑस्कर 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में भेजी जाएगी। लापता लेडीज़ की अगर बात करें तो इसके निर्देशक किरण राव जी हैं। किरण राव जी इसके निर्देशक हैं। इसी के साथ हमारे करंट अफेयर्स के सभी 20 प्रश्न कंप्लीट हुए। दोस्तों,
हमारी क्लास अभी नई नई यूट्यूब पर प्रारंभ हुई है, तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको कोई कमी नज़र आती है, किसी क्वेश्चन पर डाउट होता है या कुछ और प्रश्न आप टॉपिक से संबंधित पूछना चाहते हैं, तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। आप सभी को शुभकामनाएं। ऐसे ही पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और क्लास को देखने के लिए धन्यवाद।